बहुत सारे स्टूडेंट्स NISM 5A एग्जाम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया होता है। नॉट बिकॉज दे वरंट स्मार्ट, जस्ट बिकॉज दे वरंट प्रिपेयर्ड द राइट वे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद नोबिता। आज का ये मॉक टेस्ट वीडियो असेट प्लस अकेडमी के सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप NISM 5A एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आपको एमफी से अपना ERA नंबर लेना होता है, जिससे आप ऑफिशियली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। उसके बाद आप किसी भी फिनटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने असेट प्लस को चूज किया। असेट प्लस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, जो MFDs के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर नए क्लाइंट्स को आप इजीली ऐड कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट में। उनका पोर्टफोलियो और AUM ग्रोथ ट्रैक कर सकते हो उनके सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कर सकते हो मिनटों में, और मार्केटिंग के लिए रेडीमेड वीडियोस, पोस्टर्स एंड और भी रिसोर्सेस मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, असेट प्लस पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आप मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। Question number 1. Which of these funds will generally have a higher fund management cost? Option A, passive equity fund. Option B, active equity fund. Option C, equity index fund. Option D, debt fund. तो यहाँ पर बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप क्लियरली देखें, पैसिव इक्विटी फंड और इक्विटी इंडेक्स फंड और डेट फंड, इन तीनों में भी है ना मोस्टली एक्टिवली कुछ होता नहीं है। ये लोग सिर्फ मिमिक करते हैं इंडेक्स को, एंड इसी वजह से इसमें है ना चार्जेस या ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है, करेक्ट। इस वजह से इसमें कम मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी एक्टिव इक्विटी फंड देखें, उसमें एक्टिवली है ना बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है बाय फंड मैनेजर, फिर बहुत सारा रिसर्च लगता है डीप डाउन, जिसकी वजह से मैनेजमेंट फीस बढ़ जाती है, राइट, मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए ऑप्शन बी एक्टिव इक्विटी फंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI. Option A, rights of unit holders. Option B, transmission procedure. Option C, investment valuation norms. Option D, SIP returns of the scheme. So guys, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में म्यूचुअल फंड कंपनी या AMC के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो जो भी ऑफर करने वाले हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्कीम, फिर ट्रांसमिशन प्रोसीजर, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, ये सारी चीजें हैं ना उसमें इंक्लूड की जाती है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं की जाती है, वो है ऑप्शन डी, SIP रिटर्न्स ऑफ द स्कीम। क्योंकि SIP रिटर्न्स ऑफ द स्कीम जो है ना, वो म्यूचुअल फंड की जो फंड फैक्ट शीट आता है ना, उसमें दिखाया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नंबर 3. Identify the false statement. Number 1. As per AMFI guidelines, the intermediary has a no right of appeal to AMFI. Number 2. It is not the sole responsibility of mutual fund distributors for spreading investor awareness. Okay. So देखो, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है, क्योंकि है ना एक सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं है कि वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए या सबको अवेयर करे। इसमें ना एमफी का खुद का रोल एंड फंक्शन होता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का, कि वो जगह जगह पे जाके या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रन कराए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में जुड़ पाए। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब जो ऑप्शन 1 था उसमें है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि एज पर अग्नि एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म फॉर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरी को है ना पूरा राइट होता है कि वो अपील कर सकता है एमफी को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू फंड ऑफर NFO. Number 1. A close-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, a NFO closing date, and a scheme reopening date. And number 2, a open-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date, and a scheme reopening date. ओके, सो मोस्टली दोनों में स्टेटमेंट सेम ही दिया गया है, खाली एक में ओपन एंडेड के बारे में बात करना है और एक में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करना है। तो देखिए, ऑप्शन 2 जो है वो तो ट्रू है, क्योंकि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है कि एक NFO आएगा, जैसे स्टॉक्स के लिए IPO आता है, वैसे म्यूचुअल फंड जब नया नया लिस्ट होता है उसके पहले उसका NFO आता है। तो उसका एक ओपनिंग डेट होगा, एक क्लोजिंग डेट होगा, राइट। एंड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, मतलब उसमें आप बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो एक रीओपनिंग डेट भी होगा। करेक्ट, तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन 1 देखते हैं। अब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में ना गाइस, NFO ओपनिंग डेट तो होगा, NFO क्लोजिंग डेट भी होगा, बट कोई स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, एक बार ओपन होगा, जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बाद वो क्लोज हो जाता है कुछ टाइम के लिए, लाइक जितना भी उसका मेच्योरिटी पीरियड है। सो लोग, आप आपके दिमाग में आएगा कि फिर लोग अगर उसमें से निकलना चाहते हैं या वापस कुछ खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं? तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो नंबर 1 है। सो ऑप्शन ए ओनली 1 इज फॉल्स, आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5.
Dash is the most relevant factor for comparing performance of liquid funds of similar category offered by various mutual fund houses. Option A maturity, option B expenses, option C current NAV, option D taxation. So guys देखिए, जब भी आपको लिक्विड फंड्स में कंपैरिजन करना है ना, सो देखिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो बहुत सारे अलग अलग फंड हाउसेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एंड मोस्टली है ना सब लोग सिमिलर रिटर्न्स ही जनरेट करते हैं, आसपास के रिटर्न्स ही जनरेट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, अब उनमें से भी अगर आपको बेस्ट चुनना है ना, तो आपको है ना सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला लिक्विड फंड चुनने में फिर फायदा है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। समझिए, एक लिक्विड म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिया है 5% का, ठीक है, और एक लिक्विड म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिया है 5.5% का, लेकिन जो पहला म्यूचुअल फंड है उसमें एक्सपेंस रेशियो 0.2% है एंड दूसरे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। तो पहला म्यूचुअल फंड आपको ओवरऑल रिटर्न फिर कितना दे रहा है, 4.8% का, एंड दूसरा म्यूचुअल फंड आपको 4.7% का ही रिटर्न दे पा रहा है, जबकि सेकंड म्यूचुअल फंड 5.5% रिटर्न दे रहा था, राइट। लेकिन जस्ट बिकॉज 0.8% उसमें एक्सपेंस रेशियो लग रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसका रिटर्न नीचे आ गया पहले म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन में। सो इसीलिए हमेशा आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है, इसीलिए ऑप्शन बी एक्सपेंसेस इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, amongst the distribution channel mentioned below, which one is likely to sell funds of only a single mutual fund house? Option A bank, option B institutional sales team of the asset management company, option C independent financial advisor, option D distribution company. तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो है ना सिर्फ सिंगल म्यूचुअल फंड कंपनी का है ना म्यूचुअल फंड बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ना देखिए, बैंक है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये लोग ना कभी भी किसी सिंगल म्यूचुअल फंड हाउस का है ना म्यूचुअल फंड नहीं बेचेंगे। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अलग अलग फंड हाउसेस में, उसमें से जब से जो सबसे बेस्ट होगा इनके इन्वेस्टर्स के गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, वो ये आराम से सेल कर सकते हैं। करेक्ट, इवन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आप भी, आपके पास भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप बेस्ट अपने इन्वेस्टर के लिए जो होगा वो सजेस्ट करेंगे। करेक्ट, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल सेल्स टीम ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होगी ना, जो हायर की गई होगी, वो सिर्फ अपने ही म्यूचुअल फंड कंपनी या हाउस के अंदर की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना उसको सेल करने में लगी होगी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7, an asset management company AMC can recover investment management and advisory fees on the management of unclaimed amounts dash. Option A, as per the fee applicable on the scheme from which the redemption was made. Option B, no investment management and advisory fees can be charged on unclaimed amounts. Option C, at a maximum rate of 0.5% per annum. Option D, only on the actual expenses incurred in holding the funds. So guys, मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रीवियस मॉक टेस्ट वीडियोस में, ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का ना काम होता है कि जितने भी अनक्लेम्ड अमाउंट्स है ना उनको है ना कंटिन्यूसली लेटर्स के थ्रू है ना अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना होता है, इवन एनुअल रिपोर्ट्स में भी डिक्लेयर करना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस आ जाए और वो अपना अनक्लेम्ड अमाउंट रिडीम कर पाए। लेकिन एएमसी के पास एक और अधिकार होता है कि ना वो अपना ना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस जो है ना, जो मैनेजमेंट का वो सब प्रोसीजर होता है, उसके लिए ना वो फीस चार्ज कर सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम रेट ऑफ 0.50% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में 0.50% तक का वो चार्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 25%। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है गाइस, एवरेज होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। सो देखो यहाँ पर है ना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है ना 25% दिया हुआ है, तो 25% मतलब यही हो गया ना 25 डिवाइडेड बाय 100। सो उसको पहले आप निकाल लो, सो 0.25 हो गया। ठीक है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर वगैरह लेके जा सकते हो तो नॉट एन इशू। ठीक है, एंड लेकिन याद रखिएगा सिंपल कैलकुलेटर ही लेके जाइएगा। ठीक है, अब ना वैल्यू है वो पुट डाउन कर देते हैं फॉर्मूला में। 12 हमारे पास मंथ्स है, राइट, तो 12 डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमने निकाला 0.25। सो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 48 आएगा। सो ऑब्वियसली एवरेज होल्डिंग पीरियड मंथ्स या ईयर्स में ही होगा, तो 48 मंथ्स आया। लेकिन आप अगर अभी ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं भी 48 मंथ्स नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर हम 48 मंथ्स देखें तो 4 ईयर्स ही होता है ना 48 मंथ्स, राइट। 12 4 जा 48, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, opening of time stamping machine needs to be documented and reported to the asset management company AMC, state whether true or false. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स, राइट। क्योंकि जब भी टाइम स्टैंपिंग मशीन को ओपन किया जाता है सबसे पहले तो वो टेम्पर सील प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर समझो कोई रिपेयर या कुछ प्रॉब्लम के लिए उसको ओपन भी करना पड़ता है तो उसके है ना क्लियरली उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन नॉट टू द असेट मैनेजमेंट कंपनी बट टू द ट्रस्टीज।
ट्रस्टीज को इस चीज की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ओके, सो इस वजह से ये फॉल्स है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में एएमसी की जगह ट्रस्टीज होता तो ये करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 10, a top performing scheme within a category dash A is the best choice for an investor to invest his funds. B may or may not be the top performer in the next years to come. C usually remains the top performer for a long period of time. D usually be the worst performer in the next years to come. तो गाइज देखो, अब एक भी ना कोई भी कैटेगरी में से है ना, अगर कोई टॉप परफॉर्मर स्कीम है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी है ना टॉप परफॉर्मर ही रहे। ऐसा हो सकता है कि वो टॉप परफॉर्म आगे भी कर सकती है या आगे नहीं भी कर सकती है। उल्टा केस भी हो सकता है कि वो वर्स्ट परफॉर्मर भी बन जाए। टाइम एंड अगेन ये देखा गया है। और हो सकता है कि उसी कैटेगरी से जो वर्स्ट परफॉर्मर वाली स्कीम है या जो मिड मिड तरीके से परफॉर्म कर रही थी वो ही टॉप परफॉर्मर बन जाए। सो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट्स में भी लिखा होता है कि पास्ट रिटर्न्स डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मे और मे नॉट बी द टॉप परफॉर्मर इन द नेक्स्ट ईयर्स टू कम। क्वेश्चन नंबर 11, an addendum has to be issued for changes in dash. Option A fund fact sheet, option B half yearly results of the mutual fund, option C scheme information document SID, option D statement of additional information SAI. so guys see, जब भी ना स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में है ना कोई भी है ना बोलते हैं ना फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड ऑल, राइट, तो एक अडेंडम इशू करना कंपलसरी है एग्जिस्टिंग एसआईडी के साथ ऑन द एएमसी वेबसाइट इटसेल्फ और एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा लेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन समझो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स के अलावा कोई अदर चेंजेस है तो भी अडेंडम इशू करना ही है, लेकिन एग्जिस्टिंग एसआईडी के साथ जरूरत नहीं है। बस एएमसी वेबसाइट पे उसको आप ये कर दो, लिस्ट कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी एसआईडी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 1, arbitrage funds have lower risk as compared to equity funds. Number 2, the main objective of an arbitrage fund is to provide capital appreciation. Option 3, arbitrage funds can invest in both futures and options and cash markets. तो देखिए गाइस, इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो तो ऑप्शन 2 है, क्योंकि है ना आर्बिट्रेज फंड है ना कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए आर्बिट्रेज फंड करता क्या है, सबसे पहले वो तो एक ओपन एंडेड स्कीम है, करेक्ट, जो आर्बिट्रेज फॉर्म में इन्वेस्ट करता है। तो वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करता है आर्बिट्रेज फंड में, कैश मार्केट में समझो बाइंग करते हैं और फिर उसको फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शंस मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, एंड उसमें जो रिटर्न्स बनता है वो कंपेरेबल टू एक्चुअली एक डेट फंड ही बनता है। तो जितना एक प्योर डेट फंड में आप रिटर्न्स बना सकते हो उतना ही आप आसपास आर्बिट्रेज फंड में भी आप रिटर्न्स बना सकते हो। तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन वाला सीन वहां पर है ही नहीं। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, लेकिन ऑप्शन 2 इज द फॉल्स स्टेटमेंट हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। सो ऑप्शन बी ओनली 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन द केस ऑफ sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instruments of a particular sector of total assets should be dash. Option A 95%, option B 80%, option C 70%, option D 65%. So guys see, sectoral fund हो या thematic fund हो, जो टोटल असेट्स है ना उसका ना 80% इन्वेस्ट होगा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे समझो आईटी एक सेक्टर है, ठीक है, फार्मा एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है। तो इन सेक्टर के रिलेटेड अगर कोई फंड है, ठीक है, अगर समझो एक बैंकिंग सेक्टर का फंड है, तो उसमें ना जितना भी पैसा आया है, जितना भी टोटल असेट्स है, उसका ना 80% फिर उन्हीं बैंकिंग के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, मिनिमम के ऊपर कुछ भी आप कर सकते हो बट मिनिमम 80% होना ही चाहिए। सो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 80%। क्वेश्चन नंबर 14, Mr. Tarun is in his 30s and has a steady job. He is investing most of his savings in bank deposits. Due to low rate of return on bank deposits, he is putting his financial goals at risk. Which behavioral bias is his portfolio suffering from? Option A anchoring, option B herd mentality, option C confidence bias, option D familiarity bias. तो मैंने आपको है ना जब चैप्टर के वीडियोस एक्सप्लेन किए थे वहां पर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल बायसेस का मतलब आपको समझाया था। तो अभी देखिए यहाँ पर तरुण क्या है ना अपने 30s में है, उसके पास एक स्टेडी जॉब भी है, लेकिन है ना उसको है ना शायद आई थिंक सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स के बारे में मालूम है, लाइक एफडी, सेविंग्स अकाउंट, आरडी, ये सब के बारे में ही सिर्फ उनको मालूम है। तो वो वहीं पर अपने पैसे रखते हैं चाहे उनको कम रिटर्न्स भी क्यों ना मिले। एंड उससे क्या हो रहा है, वो अपने फाइनेंशियल गोल को है ना वो रिस्क पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो ना कहीं भी डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, वो बेटर ऑप्शंस की तलाश नहीं कर रहे हैं। सो इस बायस को क्या बोलते हैं ना, फेमिलियरिटी बायस। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने अपने पुराने जमाने में अपने पापा लोग के बारे में भी या अपने दादाजी लोग के बारे में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा,
तो आपको मालूम होगा कि उनको जिस चीज के बारे में सिर्फ नॉलेज है उसी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे गोल्ड या फिर एफडी, करेक्ट। वो है ना स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, अदर थिंग्स के ऊपर है ना ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे इसमें कुछ नॉलेज ही नहीं है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। दैट इज करेक्ट थिंग, बट सीखना भी नहीं चाहते हैं। Question number 15. The ARN is allotted to mutual fund distributors by dash. Option A एमफी, ऑप्शन बी एएमसी, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी एनआईएसएम। तो देखिए, एआरएन नंबर है ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिंपल है, ऑप्शन ए एमफी प्रोवाइड करता है, जिनका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। फिर सेबी का काम है कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। एनआईएसएम का काम है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम लेना रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे अभी जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम देंगे वो एनआईएसएम ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर क्या करते हैं, आप एमफी पे जाके, एमफी के वेबसाइट पे जाके आप एआरएन नंबर अप्लाई करते हैं विथ योर ये मार्कशीट वगैरह, ठीक है, जो आपने अभी एनआईएसएम एग्जाम क्लियर किया उससे, एंड फिर आपको अपना एआरएन नंबर मिलता है, ठीक है। फिर एआरएन नंबर मिलने के बाद ही आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि आप है ना बिना एआरएन नंबर के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप डिफरेंट एएमसीज के साथ एम्पैनल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप अलग अलग एएमसी के साथ एम्पैनल करने जाओगे तो आपको दुनिया भर की परेशानी हो जाएगी। इससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप है ना कोई भी फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। जैसे मैंने एग्जाम पास किया था तो मैं असेट प्लस के साथ जुड़ गया था। असेट प्लस का है ना वेबसाइट एंड ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। सो आप वहां पर इजीली ना क्लाइंट्स को ऐड कर पाएंगे, और आपको मार्केटिंग के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेबिनार्स होते हैं जो आपको ना हेल्प करते हैं कि आप अपनी है ना फर्स्ट एसआईपी कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारा एयूएम कैसे धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हैं। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज है ना डिस्कस की जाती है। आपको डेडिकेटेड आरएम भी मिलता है जो आपको हेल्प करते रहते हैं अलग अलग टाइप से स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है। सो ये सारी चीजें है ना आपको असेट प्लस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको डेफिनेटली असेट प्लस एग्जाम के बाद एआरएन नंबर मिलने के बाद ट्राई करना चाहिए, एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन में है ना वो लिंक दिया हुआ है असेट प्लस डाउनलोड करने का, सो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16. सेबी हैज regulations pertaining to restrictions on the investment policies of mutual fund schemes for ensuring that dash. Option A, the scheme returns are better than the Nifty Sensex. B, the mutual fund scheme has a minimum diversification as per the requirements. Option C, the scheme returns are better than the benchmark returns. Option D, the mutual fund scheme can improve their ratings over a period of time. So guys see, जब ना आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो है ना इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर आपका है ना कोई भी है ना अथॉरिटी नहीं होता है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि आप है ना चेक कर सको कि आप कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क ले ले एक ही फंड एक ही स्टॉक के अंदर, या ये सब प्रॉब्लम्स हो सके। सो इसी वजह से ना सेबी ने है ना रेगुलेशंस है ना पास किया हुआ है, जिसमें ना उन्होंने बताया हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन आप करना जरूरी है, कितना करना जरूरी है, ये सारे ना उन्होंने रेगुलेशंस पास ऑन किए हैं। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द म्यूचुअल फंड स्कीम हैज अ मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। Question number 17. What is the disadvantage of a company fixed deposit when compared to bank fixed deposits? Option A, highly volatile. Option B, difficult to liquidate. Option C, lower safety. Option D, lower rate of interest. So option C is the correct answer here, lower safety. क्योंकि सी, जब आप ना कंपनी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो ना तो वो एक प्राइवेट एंटिटी हो जाता है, और वो ना बैंक के एफडी से ना बहुत ही ज्यादा है ना बोलते हैं रिस्की हो जाता है ड्यू टू क्रेडिट रिस्क। आप कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स है ना वो किसी से रेगुलेट तो हो नहीं रहे हैं, एटलीस्ट बैंक जो है वो रेगुलेट हो रहा है बाय आरबीआई। सो आरबीआई के उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, करेक्ट है, तो वो लेस रिस्की होता है। लेकिन कंपनी फिक्स डिपॉजिट जो है ना, आप यहाँ पर है ना कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी है, तो वो क्या कर सकती है, वो डिफॉल्ट कर सकती है कि वो आपको इंटरेस्ट भी पे ना करे, या फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही ना दे आपको, करेक्ट, जितने टाइम में आपको प्रॉमिस किया गया था। इसी वजह से जो डिसएडवांटेज है वो लोअर सेफ्टी का है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैंक के जो एफडीज होंगे वो ज्यादा सेफर होंगे एज कम्पेयर टू कंपनी के एफडीज। क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एम्पैनल्स विद एन एएमसी, ही शी हैज टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर डैश. Option A, guarantee of adding a minimum of 25 investors every month. Option B, declaring the rebates given back to the investors. Option C, commitment to abide by statutory codes, guidelines and circulars. Option D, ensuring that all the employees who are selling mutual funds will have more than one ARN code. ओके, तो देखिए गाइस, जब कोई भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपना एग्जाम पास करता है एआरएन नंबर लेने के बाद, जब वो एम्पैनल करता है ना,
डिफरेंट एएमसीज के साथ, तो वो ना एक डिक्लेरेशन साइन करता है कि मैं है ना कमिटमेंट करता हूँ कि मैं जितने भी स्टैट्यूटरी कोड्स है, गाइडलाइंस है या सर्कुलर्स है ना, उन सबको क्लियरली फॉलो करूंगा। सो यहाँ पर है ना ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एन इन्वेस्टर हैज टू चेंज हिज डिफॉल्ट अकाउंट ही शी हैज टू डू इट विथ डैश। ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, ऑप्शन बी एमफी, ऑप्शन सी इधर केआरए और एमफी, ऑप्शन डी द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टर है ना अपने म्यूचुअल फंड फोलियो के अंदर है ना अप टू 5 बैंक अकाउंट्स है ना ये करा सकता है, रजिस्टर कर सकता है, जिसमें से एक डिफॉल्ट बैंक अकाउंट वो चूज करके रख सकता है, और वो कभी भी अगर चेंज करना चाहता है तो भी वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही डायरेक्टली बताएगा, इंटीमेट करेगा कि मुझे ये वाला डिफॉल्ट अकाउंट करना है, एंड अप टू 5 बैंक अकाउंट्स वो ऐड करके रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, from the below mentioned entities associated with a mutual fund, who has to mandatorily contribute to the corpus of the mutual fund? Option A, the asset management company, option B, the custodians, option C, the sponsors, option D, the trustees. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी द स्पॉन्सर्स की होगी, क्योंकि स्पॉन्सर्स ही होते हैं ना, एक या एक से ज्यादा स्पॉन्सर्स ही मिलके है ना आइडिया लाते हैं कि उनको है ना एक म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पॉन्सर आपको पता ही है प्रमोटर होता है अपनी कंपनी का, करेक्ट। तो वो क्या करता है, अपने नेटवर्थ का, अपने जो टोटल एएमसी का जो नेटवर्थ होता है उसका 40% है ना वो वापस से इन्वेस्ट कर देता है, कि उसी का काम है, वही आके सेबी के पास अप्लाई करता है, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट खोलता है, फिर वो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट सेटअप होने के बाद एक एएमसी सेटअप करता है, एएमसी इन द सेंस म्यूचुअल फंड कंपनी सेटअप करता है, एंड एएमसी से जो भी ये होता है नेटवर्थ होता है उसका 40% वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर स्पॉन्सर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, different investors of the similar age group should always have the same asset allocation in their investment portfolios, state whether true or false। सो गाइज ये तो एकदम ही गलत बात है ना, ऑप्शन बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि देखिए भले ही डिफरेंट इन्वेस्टर्स हों, सेम एज ग्रुप के भी हों, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए दो 25 साल का लड़के हैं या दो 25 साल की लड़कियां हैं, ठीक है। अब है ना दोनों के सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। समझो एक 25 साल का लड़का जो है वो काफी रिच फैमिली से आता है, ठीक है, सो उसके गोल्स बहुत डिफरेंट होंगे। लेकिन एक 25 साल का लड़का जो है वो थोड़ा गरीब फैमिली से आता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो उसके गोल्स बहुत ही डिफरेंट होंगे, उसका रिस्क एपेटाइट बहुत डिफरेंट होगा, राइट। सो है ना ऐसा नहीं है कि सेम असेट अलोकेशन होना चाहिए या सेम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए इन दोनों का भी है ना डिफरेंट पोर्टफोलियो हो सकता है एज पर देयर गोल्स, एज पर देयर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। एंड इसी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, which of these investors cannot do cash investments in a mutual fund up to a limit of rupees 50,000? Option A, investment made by minors, option B, investments made by sole proprietorship firm, option C, investments made by a PIO, person of Indian origin, option D, investment made by the resident Indian investors without PAN। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। बाकी तीन समझ लीजिए क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना कैश तो एक्सेप्ट ही नहीं करती आजकल, ठीक है। लेकिन है ना ऐसा हो सकता है ना कि जो फार्मर्स होते हैं या विलेजर्स होते हैं जिनके पास अपना बैंक अकाउंट ना हो, पैन नंबर ना हो, वो टैक्स भी नहीं भरते हो, राइट। तो फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, राइट। इन सब लोग को है अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करने हैं, तब उनके लिए कैश एक्सेप्ट कर लेता है म्यूचुअल फंड कंपनी, लेकिन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर म्यूचुअल फंड, ठीक है, एंड पर ईयर, ठीक है। तो एक साल में मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का ही कैश एक्सेप्ट करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी। और इनमें से भी वो माइनर हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वाले हो सकते हैं, रेसिडेंट इंडियन हो सकते हैं जिनके पास पैन नंबर नहीं है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर भी रहा था। सिर्फ कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पीआईओ। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम बी चेंज्ड? ऑप्शन ए, द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, option B, the fundamental attributes can be changed but this should be communicated to all the unit holders who should be provided an option to exit the scheme, option C, the fundamental attributes can be changed with the permission of SEBI and AMFI, option D, the fundamental attributes can be changed but only with the consent of 100% of unit holders। तो गाइज देखिए सबसे पहले ना फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है ना, सबसे पहले तो ट्रस्टीज जो होते हैं म्यूचुअल फंड के वो है ना चेंज करना अलाउ नहीं करते रहते हैं, लेकिन सब जो इन केस है ना अलाउ कर रहे हैं
तो एक ना रिटर्न कम्युनिकेशन है ना वो सेंड किया जाना चाहिए हर एक इन्वेस्टर को उस म्यूचुअल फंड स्कीम के, ठीक है। ऑल्सो एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और रीजनल हर एक स्टेट के रीजनल न्यूज़पेपर में उसका एड लगाना पड़ेगा। प्लस उसके साथ ही इन्वेस्टर्स को है ना 30 डेज का टाइम देना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी को कि आप एग्जिट कर सकते हो विदाउट एनी एग्जिट लोड। अगर उस स्कीम में एग्जिट लोड पे भी करना पड़ता होगा विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स का, फिर भी उनको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। 30 डेज का टाइम है, आप एग्जिट कर सकते हो। तो अब अगर आपको फंडामेंटल एट्रीब्यूट का मतलब समझ में नहीं आया हो तो एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। अगर एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें सब लोग ने यही सोच के इन्वेस्ट किया था कि इसमें कम रिस्क रहेगा, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। अचानक से अब म्यूचुअल फंड मैनेजर चाह रहा है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बनाया जाए। और फ्लेक्सी कैप में तो कोई ऐसा लिमिट विमिट है नहीं कि कितना आप लार्ज कैप इन्वेस्ट करोगे या कैसे करोगे। करेक्ट है। सो इस वजह से इसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट में चेंज, क्योंकि इन्वेस्टर ने ये सोच के इन्वेस्ट नहीं किया था कि कल जाके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो जाएगा। इसी वजह से उनको कम्युनिकेशन नोटिस दिया जाना चाहिए, प्लस उनको 30 डेज का टाइम होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि 30 डेज में वो निकल सके विदाउट एनी एग्जिट लोड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, redemption proceeds has to be paid to the mutual fund unit holders within the time specified by dash from time to time. Option A AMFI, option B SEBI, option C registrar of companies, option D ministry of finance. तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन बी सेबी, क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो और आप रिडेम्पशन करते हो, मतलब आप सेल कर देते हो उन यूनिट्स को, तो जो भी उसका जो पैसा मिलेगा आपको, करेक्ट, वो आपको टाइम पे मिल जाना चाहिए जो सेबी ने डिसाइड किया हुआ है, बताया हुआ है। और सेबी उसको टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25, मिस श्वेता purchases through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 30. The current NAV of the scheme is rupees 28. What will be the trail commission for today if the trail commission rate is 1% per annum? ठीक है। तो श्वेता ने है ना 5,000 यूनिट्स खरीदा एक म्यूचुअल फंड स्कीम का, एनएवी जब था 30 रुपए, ठीक है। लेकिन करंट एनएवी जो स्कीम का हो गया है वो 28 रुपए हो गया है, ठीक है। एंड हमें पता लगाना है कि ट्रेल कमीशन आज के लिए कितना है फॉर टुडे। अगर ट्रेल कमीशन का जो रेट है वो 1% पर एनम है, मतलब एक साल में 1% है, ठीक है। सो इसका बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो ट्रेल कमीशन है ना हमेशा है ना करंट एनईवी पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए है ना हमें चाहिए करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अपना 5,000 यूनिट्स ये हुआ था, इन्वेस्ट हुआ था, और अभी करंट एनएवी क्या चल रहा है 28, तो 28 इंटू 5,000 यूनिट्स कर दिया तो 1,40,000 रुपए आ गया, करेक्ट है। अब उसको हमें बस पुट डाउन करना है। तो ट्रेल कमीशन अगर आपको एक दिन का निकालना है, टोटे का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, करंट वैल्यू इनटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइडेड बाय 365। अब डिवाइड बाय 365 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को जो ट्रेल कमीशन रेट दिया हुआ है 1%, वो पूरे साल का दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पर डे का चाहिए, तो उसको 365 से डिवाइड करके ही मिल पाएगा, करेक्ट। सो अभी वैल्यू पुट डाउन करेंगे, करंट वैल्यू में 1,40,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1% जो कमीशन रेट है, ट्रेल कमीशन रेट, डिवाइडेड बाय 365 डेज, ठीक है। सो 1400 डिवाइडेड बाय 365, तो आपका आंसर आ गया रुपीज 3.8356। ये आपका ट्रेल कमीशन फॉर टुडे होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए रुपीज 3.8356। मॉक टेस्ट यहीं कंप्लीट होता है। सो एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो असेट प्लस का लिंक दिया गया है उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।